नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है वो आज का हमारा विषय है। बहुत दिनों बाद हमारे दर्शकों से मुलाकात हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिन की बैठक हुई थी, उसी के बाद आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के घर पर बैठक हुई और उस बैठक में क्या क्या विषय थे उन्हीं को लेकर आज हम अभय जी से बात करने वाले हैं। सर, यहीं से शुरुआत कीजिए। जो पीडीपी प्रमुख जिस तरीके से बैठक की और जो बडगाम के रिजल्ट आए थे, अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रही है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था जब ये इलेक्शन हुए थे कि एक सीट जीतने के बाद कोई हुकूमत तो नहीं बदलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी जिस तरीके से एक्टिव हो रही है, लग रहा है कि हुकूमत अभी नहीं तो 29 की तैयारी चल रही है। नहीं, तैयारी हर एक डेमोक्रेसी में हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है ये उसका राइट है और उसकी ड्यूटी भी है कि वो एक्टिव रहे ज़मीन पर, लोगों के बीच में जाए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी आने वाले इलेक्शन की तैयारी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसमें पीडीपी को जाना चाहिए लोगों के बीच में, और जा भी रही है। जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है पीडीपी को कि ज़रूरत है हमारे नेताओं की, वहाँ जा रही है। और उसके बाद ज़रूर इन्होंने ये महसूस किया होगा कि शांत बैठ जाने से कुछ नहीं होता है, और इस तरीके से बाई इलेक्शन में भले ही वो एक सीट हासिल हुई है, लेकिन यह है कि एक कैटलिस्ट का काम उसने ज़रूर किया है पीडीपी के लिए, मोराल के लिए, और वो फिर से एक्टिव दिख रही है। इसीलिए एनसी के ऊपर उसके हमले भी बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश भी पीडीपी ने की जिससे लोगों के बीच में मैसेज जाए कि हम आपके मुद्दों के साथ खड़े हैं। ये अलग बात है कि जैसे शुरुआत करूँ उसमें, जैसे बिजली के मुद्दे को उन्होंने उठाया था, और ये खबर आई थी कि पीक आवर्स में बिजली 20% महंगी हो जाएगी, 20% कॉस्टली हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने उसको सफाई भी दे दी कि ऐसा कोई मामला है नहीं दरअसल। लेकिन उसके पहले ही महबूबा मुफ्ती ने भी उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए, पार्टी भी उसके ऊपर एग्रेसिव हुई। तो पार्टी ये ज़रूर संदेश देने की कोशिश करिए जब भी मौका मिल रहा है कि हम लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं, और एक्टिव हो रहे हैं वैसे मुद्दों के साथ जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो भले ही अभी विधानसभा चुनाव को महज 1 साल हुए हैं और 4 साल अभी दूर है दिखने में, लेकिन 4 साल पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी के लिए दरअसल होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, पीडीपी एक्शन में दिख रही है और उसको होना भी चाहिए, और ये भी एक वजह तो है ही है कि पीडीपी एक्शन में आ रही है कि चलो अभी न सही 29 ही सही। गणित अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो विपक्षी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन वो एक क्षेत्रीय वर्चस्व हमेशा से 2 पार्टियों के बीच की जब लड़ाई रही है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में रही है। और ऐसे में आपने बताया कि कोई भी विपक्ष, उसका हक है कि वो आवाम के मुद्दों को बीच में लेकर आए। तो अब सवाल ये उठता है कि पीडीपी महज कुछ ही एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, तो अब पीडीपी अगर जिस तरीके से एग्रेसिव हो रही है, जो मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो एक माहौल बनाना है या वो सच में जनता के लिए काम करना चाह रही हैं? क्योंकि वो बुलडोजर बिल हमें याद है, जिस मालिकाना हक ज़मीनों का देने की बात की गई थी, लेकिन उस वक्त भी उस खबर पर ये सवाल उठे थे कि अगर हुकूमत में पीडीपी होती तो शायद ये जो बयान उनकी तरफ से आया कि उनकी तरफ से वो मालिकाना हक दे दिया जाता, वो नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो बहुत सारे वादे करती हैं। जैसे आप देखिए नेशनल लेवल पर भी, जहां पर कांग्रेस, या अभी हाल में भी बिहार में चुनाव हुए और उसमें तेजस्वी यादव भी लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने कई ऐसे वादे किए जिसमें लोगों को बहुत कैची लगे। शुरू में जो यूथ है उसके एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, और गरीबों के लिए और ख़ासकर महिलाओं को एक मुश्त रकम देने की बात की गई थी, जबकि वही वादे बीजेपी और जेडीयू ने भी किए थे और उसके जरिए उनको जीत हासिल हुई। तो जो पार्टी विपक्ष में होती है लोगों के बीच से ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है जो सचमुच उनके हित के लिए हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दें, भले ही वो सत्ता में आके उसको पूरा कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन उससे मैसेज जरूर जाए कि देखिए हम आपकी चिंता कर रहे हैं। अब देखिए एनसी ने भी तो वादे किए थे, और 1 साल में अगर देखें तो अभी उन वादों की हकीकत ये है कि पूरे नहीं हुए हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त बाकी है। हाँ, तो जो भी पार्टी विपक्ष में है वो तो ऐसे वादे करेगी, ऐसे मुद्दे उठाएगी, और ये कमिटमेंट शो करने की कोशिश करेगी कि सत्ता में आते ही हमारा पहला जो काम होगा वो होगा कि हमारे वादों को पूरा करना। अब देखिए आपने बात की एनसी की मीटिंग के भी इसमें, तो एनसी की मीटिंग में भी क्या हुआ, जो वादे उन्होंने किए थे, अब जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी उन्होंने,
वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उसमें यह है कि मीटर ही नहीं लगे हैं जब लोगों के घरों में, तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जब तक आप मीटर लगाने को राजी नहीं होंगे तब तक कैसे मेजरमेंट होगा और उसके बाद हम कैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दे पाएंगे। तो जो 7 जो मुद्दे हैं, जिसको 7 पॉइंट रिजोल्यूशन जो उनका आया है, उसमें वही है कि 4-5 मुद्दे उन्होंने भी काउंट करवाए हैं, जैसे 370 रीस्टोरेशन ऑफ 370 और स्टेटहुड की बात उन्होंने की है। और उसके बाद ये लिखा है कि और जो जनता से हमने जो वादे जो किए थे इलेक्शन के पहले उसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके से वादे करते रहते हैं, पार्टियां करती हैं, और सत्ता में आने के बाद कई बार वो फिजिबल होता है तो करती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमने वादे कर दिए वो पूरे नहीं करें। लेकिन चुनाव जीतने की होड़ में वादे ऐसे भी कर दिए जाते हैं जिसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है और उसमें वक्त लगता है जी। अब जो आपने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की बात की, अब वो कह रहे हैं कि जिन ज़मीनों पर 30 साल से ज़्यादा से कोई काबिज है उनको, और वो सरकारी ज़मीन है, तो उनको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए। अब ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। जितने लोग काबिज हैं, क्या उनके पास सचमुच, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपना लीज पर तो ज़मीन ली होगी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पेपर्स नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अनऑथराइज उसके ऊपर कब्जा जमाए बैठे होंगे। तो अब उन सबको तो ज़मीनें रखी नहीं जा सकती, दी नहीं जा सकती उनको। और जब लीज पर सिग्नेचर हुआ होगा तो किसी कानून के तहत ही हुआ होगा कि 30 साल के बाद रिन्यूअल होना है, नहीं होना है, तो कई सारे उसमें कंडीशंस होती हैं। तो ये एक सीधा एक ऐसा ऑर्डर पास कर देना कि जिसके पास ज़मीन है हम छोड़ देंगे या उसको लीगलाइज कर देंगे, ये मुमकिन होता नहीं। तो इसमें थोड़ा पॉपुलिज्म का तो फैक्टर है ही है, और लेकिन हाँ ये भी है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी और विपक्ष में बैठी पार्टी ऐसी बातें करते हैं, एक बहस होती है, डिबेट होती है, तो कोई बीच का रास्ता निकलता है जो सबके लिए बढ़िया होता है। आपने इस बारे में बात की, एक सवाल ये भी उठ रहा था बीच में कि पीडीपी की तरफ से कहना है क्योंकि उमर सत्ता में है तो सवाल हम उनसे पूछेंगे, जबकि उमर हमसे सवाल पूछ रहे हैं एक। लेकिन आपने उस एनसी की बैठक की भी बात की, जिक्र किया, उसमें रेजोल्यूशन के बारे में भी बात की। तो क्या आपको लगता है जैसे 370 है, स्टेटहुड है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक शिकायत है आवाम की, आवाम के लिए काम नहीं किया जा रहा, भले ही वो 370 या स्टेटहुड वहाँ का मुख्य मुद्दा हो, लेकिन लोग क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो उनको ज़रूरत है, जिन मुद्दों की जो आवाम के बीच में होना चाहिए, रोजगार या तमाम ऐसी चीज़ें या बिजली मुफ्त देना, वो होना चाहिए, वो उन विषयों पर बात होनी चाहिए, लेकिन भटकाने के बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल स्टेटहुड की वापसी का जो मुद्दा है तो ये साफ कर चुके हैं पीएम और अमित शाह गृह मंत्री, कई बार वो बयान दे चुके हैं उसके ऊपर कि ये होना है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्यों नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कर देंगे इसको। अब ठीक है, वक्त लग रहा है, वक्त के ऊपर अब उमर अब्दुल्ला दबाव बनाए केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार उनको बताए कि कब तक, ये अलग बात है। तो इसलिए स्टेटहुड का मुद्दा कोई मुद्दा दरअसल है नहीं। आर्टिकल 370 मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। आर्टिकल 370 का मुद्दा भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसकी वापसी नामुमकिन है, असंभव है, वो नहीं होना है। उमर अब्दुल्ला भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ मजबूरी ये है कि अगर वो ओपनली इस बात को ऑफिशियली कह दें कि नहीं मुमकिन है, 370 की वापसी नहीं होगी, और अभी हम स्टेटहुड पर बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम वापस कर देंगे, तो हम भरोसा करके चलते हैं। तो ऐसा अगर वो बोलते हैं तो पीडीपी के पास उनके अगेंस्ट खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा, और लोगों से ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए ये केंद्र सरकार से मिले हुए हैं। इसलिए अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला के सामने मजबूरी है कि जब भी वो कोई मीटिंग करें या जो रिजोल्यूशन पास किया उन्होंने, तो उसमें पहले 2 टॉपिक जो है उन्होंने यही रखे थे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे वो जीत कर आए थे। और दूसरा ये कि वो नहीं चाहते कि एक डिस्कनेक्ट हो जाए लोगों से कि स्टेटहुड एक इमोशनल इशू रह गया है। बिल्कुल, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है स्टेट में जो ना हो रहा हो और बाकी स्टेट्स में हो रहा हो। ग्रांट्स जा रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, पहले भी हमने बात की इसके ऊपर। रेल प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हो गए इसी पीरियड में, जब वहाँ पर चुनी हुई सरकार इस बीच में नहीं थी। तो काम तो सारे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल इशू कि हाँ एक पहचान है जम्मू कश्मीर की अपनी, वो बननी चाहिए। वो मैं भी कहता हूँ, आवाम भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है, आपको राज्य का दर्जा मिल जाएगा, और वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिले आखिर वहाँ के लोगों को? जम्मू कश्मीर का अपनी सरकार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, सब की बात होती है इमोशंस में, और वो संवैधानिक दृष्टि से भी है कि वो उसको स्टेटहुड मिल जाएगा। 370 वापस नहीं होगा, ये क्लियर है।
लेकिन वो उमर अब्दुल्ला इसको ऑफिशियली फ्रंट पर आकर बोल नहीं सकते और न इसको छोड़ सकते इन मुद्दों को। अब बातें ये जो आपने कही कि मुफ्त बिजली देने की और जो बाकी जो लोगों के मुद्दे और ये हैं, भी, और जो ये सवाल कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला से हम सवाल करें, वो हमसे सवाल क्यों करता है? उमर अब्दुल्ला ऐसा करके दरअसल कई बार ये इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल चुनी सरकार तो हमें, लेकिन हमारे पास शक्तियाँ नहीं हैं, ठीक है। जबकि एलजी की तरफ से साफ किया जा चुका है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा है, क्योंकि इसी बीच में देखिए पुलवामा भी हो गया और बहुत सारी अभी जो डॉक्टर्स की एक वो पकड़ी गई है, टीम पकड़ी गई है, जो आज ये भी बात निकल कर आ रही कि वही लोग स्लीपर सेल थे दरअसल। तो ये जहाँ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का खतरा है, तो एलजी ने साफ किया था कि यही एक एरिया है जो कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास नहीं है। बाकी डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उमर अब्दुल्ला के ही पास हैं, तो उसके ऊपर वो क्यों नहीं अपने कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं? बिल्कुल। तो बात यही है कि उमर अब्दुल्ला ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि वो जो सवाल उठाते हैं उसके पीछे उनकी मंशा ये होती है, और पीडीपी इस बात को समझ रही है और वही उठा रही है वो कि नहीं, सवाल आप अगर उठा रहे तो आप किससे उठा रहे हैं? आप खुद से पूछिए। आप आवाम से या एलजी प्रशासन से या पीडीपी से या किसी भी अलग पार्टी से आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? शक्तियाँ तो सारी आपके पास हैं, तो आप काम करिए। हाँ, उन्होंने एलजी ने भी कहा था बहाने मत बनाओ, बिल्कुल, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया था। तो यही जो था वो मुख्य बात जो इसमें यही है कि उमर अब्दुल्ला को पीडीपी वही चैलेंज कर रही है कि आप काम करके दिखाइए, और यही एक प्लैंक है जिस पर आकर पीडीपी लोगों से फिर से अपना खोया हुआ कनेक्ट जो है वापस पा सकती है, जिसकी वो कोशिश कर रही है। तो देखिए, हमने बातचीत की, पीडीपी के बारे में भी यहाँ बात हुई, बीजेपी के बारे में भी, एनसी के बारे में भी। इन सब के बीच में अब आप लोगों का समझना ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पार्टी क्या स्टेटमेंट देती है, क्या सोच समझ कर देती है, वो आप लोगों को समझना होगा। बैठकें होती हैं, बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये जो भी स्थिति जम्मू कश्मीर में चलती है उसकी हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाना न्यूज़ 18 JKLH का काम है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी बातचीत कैसी लगी। फिलहाल अभय जी को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।